राइट। सो हम बेसिकली अब ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच को जो है वो फोकस कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल अप्रोच। ठीक है, क्योंकि एज कंपेयर टू द क्लासिकल अप्रोच ये इट adds many new things to the management science theory. In fact, it enables management science theories to be seen in a rather different light, right? और जो आपके क्लासिकल्स थे उस उनके काम से इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो ह्यूमन कैपेसिटी है और जो ह्यूमन इनफॉर्मल एक कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट्स हैं, अ, वो उनको मैनेजमेंट साइंस के फोकस में लेके आया गया है बिकॉज़ it is argued that these are also factors which increase productivity, right? अब हमने इसके अंदर जब आप ये आंसर करने लगे तो आप पिछले वाले लेक्चर को ज़रा गौर से देख लेना। मैं आपके साथ वो वाली स्क्रीन फिर से शेयर कर लेती हूँ। आप थोड़ा-सा मुझे इसके इन्फ्लुएंशियल राइटर्स के बारे में जब ये असाइनमेंट आप कर रही हो तो थोड़ा-सा इन्फ्लुएंशियल राइटर्स के बारे में आपने लिखना है, ठीक है? और वो इन्फ्लुएंशियल राइटर्स कौन हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल एल्टन म्यो, अ, थोड़ा-थोड़ा स्मॉल लिटिल समरीज़ ऑफ देयर कंट्रीब्यूशंस वो आप ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि वहीं से आपका जो स्टांस है ना वो जस्टिफाई होगा। क्योंकि जो इन्फ्लुएंशियल राइटर्स हैं एट दैट टाइम उन्होंने एग्ज़ैक्टली कहा क्या था, उसी हिसाब से आप उसको जस्टिफाई कीजिए। तो 4 सारे पॉइंट्स जो डिफरेंसेस के मैं आपको बताऊँगी, आपने करना ये है कि उन डिफरेंसेस को तो एक्सप्लेन करना ही है, साथ-साथ एग्ज़ाम्पल्स देनी है फ्रॉम द वर्क ऑफ दीज़ एस्टैब्लिश्ड राइटर्स जो मैंने पिछले वाले पार्ट में आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है? और ये इनका काम कि समरीज़ फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, दे आर इट्स वेरी मच अवेलेबल। देखो ना, इट इज़ अवेलेबल ऑन नेट पे बड़े आराम से आपको मिल जाएँगे। अ, होल्ड ऑन लेट मी शो यू। या तो ये देखें, ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट में मेयो का काम है, फिर मैंने आपसे मैरी पार्कर फोले डिस्कस किया था, इसके काम को देखें। फिर डगलस मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड वाई, फिर हर्ज़बर्ग, ये दोनों मोटिवेशन थ्योरीज़ के। जस्टर आई बर्नार्ड का काम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देखें, इसकी समरी छोटी-सी बनाएँ और जब आप डिस्कस करने लगें डिफरेंसेस को, तो इनके कामों से एग्ज़ाम्पल्स दें। दैट इज़ द वे यू विल रियली जस्टिफाई योर स्टांस, ठीक है? सो एल्टन म्यो ने कहा क्या था, द पर्सन हु इज एट्रीब्यूटेड फॉर स्टार्टिंग दिस होल मूवमेंट, उसका क्या काम था, उसने उसमें से क्या चीजें जो थी वो डिड्यूस की और उसको किस तरीके से उसने कंट्रीब्यूट किया टू मैनेजमेंट साइंस थिंकिंग। इसी तरह जनरल मैनेजमेंट के बारे में चेस्टर बर्नार्ड ने कहा, क्या कहा, मोटिवेशन और जो है वो लीडरशिप के बारे में, मोटिवेशन के बारे में अब्राहम मैस्लो और फ्रेडरिक हेज़बर्ग ने क्या कहा, डगलस मैकग्रेगर ने क्या कहा। इसी तरह जो कॉन्सेप्ट था लीडरशिप का, वो मेरी पाकर फोलर ने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का आइडिया किस तरीके से कॉइन किया, विन विन सिचुएशंस का किस तरीके से आइडिया कॉइन किया। चेस्टर आई बर्नार्ड ने जो था वो भी लीडरशिप के बारे में बात की। तो क्या बात की, तो जब आप मैं आपको जो चेंज डिफरेंसेस बताऊंगी उनको इन 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 जो मेजर राइटर्स हैं, हाँ, यहाँ पे भी आपको 2 मेजर राइटर्स और मिल जाएँगे, वो तो थे ही। फिर आप थोड़ा-सा वॉरेन बेनिस के बारे में बात कर सकते हैं, जिसने ये पोलैरिटी के बारे में बात की बिटवीन कंट्रोल एंड डेमोक्रेसी। इसी तरह कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट की बात जो आर्जेरिस ने की, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, ठीक है? इसका जैसे मैंने आपको बताया था कि एक समरी सी मायर्स ने भी दी है, तो उसकी भी आप एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं। हाँ, रेनिस लाइकर्ट यहाँ पे एग्ज़ाम्पल, लाइकर्ट, ये लाइकर्ट स्केल्स वाला जो रेनिस लाइकर्ट था, ही डेवलप्ड these scales because he wanted to measure the different behavioral aspects, and so that by measuring them then he could prove दैट कि प्रोडक्टिविटी पे उसका क्या असर होता है। लेकिन क्योंकि ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स थे, इससे पहले नहीं नहीं स्टडी या मेजर किए गए थे, तो उसने एक पूरा स्केल डेवलप किया। तो राइटर्स तो इम्पोर्टेंट राइटर्स तो थे ही, जो कि इस मूवमेंट में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया।
ओह! ओके। अच्छा जी, एक बड़ा अनफॉर्च्यूनेट सा इंसिडेंट हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है। वेरी सॉरी टू नो दैट। आपकी मग़फ़िरत अता। बट आई नीड टू कंटिन्यू, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है तब ताकि ये एक आपके पास आपके पास जो है वो रिसोर्स एस्टैब्लिश हो जाए। जो इस वक़्त जो है वो लीव करना चाहे क्लास में दे कैन लीव, बट ये क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये बेसिकली एक टीचिंग रिसोर्स है। तो मैं आपसे जो बात कर रही थी वो कर रही थी रिगार्डिंग um, regarding the differences in these approaches। तो इन differences को डिस्कस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप पहले तो अंडरस्टैंड करें कि वो अप्रोच क्या था, और उसके अंदर इन्फ्लुएंशियल राइटर्स आपको जो मैंने सारे बताए हैं दोबारा से, इनकी जो काम है उसको थोड़ा-थोड़ा, कम से कम एक-एक पैराग्राफ आप थोड़ा-सा लिख लें, और उसके बाद जब आप डिफरेंसेस बताने लगें तो उसमें एग्ज़ाम्पल्स दें कि जो इन्फ्लुएंशियल राइटर्स थे इन दिस मूवमेंट उन्होंने किया क्या था। अच्छा, अब आ जाएँ आप जो है वो इनके डिफरेंसेस की वजह की तरफ। Why do we call it a paradigm shift, or can we call it a paradigm shift? So what are the major differences? देखिए, पहला जो डिफरेंस है वो तो ये बात है कि ये जो आपका अप्रोच है ना, लेट मी शो यू। ओके, मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करती हूँ, वही मैनेजमेंट पैराडाइम्स वाला अ, जो एक पेज है जिसपे हमने सारे मैनेजमेंट पैराडाइम्स दिए हुए हैं, उसको मैं लेट मी शेयर देम विद यू। ठीक है, राइट। देखें, यहाँ से आपको पहला पार्ट में, क्योंकि मैंने जो है वो आपसे पूछा हुआ है अबाउट द व्हाई इट कैन बी कॉल्ड एज अ न्यू मैनेजमेंट पैराडाइम। ठीक है, तो डिफरेंसेस आपने बताने हैं। यहाँ पे वो डिफरेंसेस बड़ा क्लियरली जो है वो मैंने लिखे हैं, और यही चीज़ आपको आंसर, लेकिन आपने जब इसको आंसर करना है तो मेक श्योर दैट आप इसके अंदर इन्फ्लुएंशियल राइटर्स की जो अप्रोच है उसको जो है उसमें से एग्जांपल्स मेरे साथ-साथ देते जाएँ। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट ईरा। यस, जब आप इन्फ्लुएंशियल राइटर्स के बारे में आएँगे तो आपको पता ये चलेगा कि ये एक एक नेक्स्ट ईरा है इन द मैनेजमेंट साइंस थिंकिंग एंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस। ठीक है? और ये जो है ये मैप करता है विद द इंटर वॉर पीरियड्स। ठीक है? ये ज़्यादातर जो डेवलपमेंट्स हैं ये ऑब्वियसली वेस्टर्न डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन अमेरिकन हैं। ख़ास तौर पे ये जो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है, जितने भी राइटर्स अभी तक मैंने जिनके नाम लिए हैं, दे आर ऑल अमेरिकन। इसका लिंकेज जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप इसको नोट ज़रूर करें राइट नाउ एज़ एज़ यू नो यू आर अटेंडिंग दिस क्लास, और जब आप इस लेक्चर को गो थ्रू अगेन करेंगे, कि इसके अंदर एक डिफरेंस इनके हिस्टोरिकल लिंकेजेस का भी है। ठीक है? सो एग्ज़ैक्टली जो उसमें उसका जो कंटेंट है, जो उसका सब्जेक्ट मैटर है, उसमें तो डिफरेंस है ही है, लेकिन ये लिंक करता है इसकी एक हिस्टोरिकल लिंकेज के साथ। जो आपका ये जो क्लोज्ड क्लासिकल जो है राइटर्स, इनका जो लिंकेज बनता है, वो बनता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के साथ। ठीक है? इनका लिंकेज बनता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के साथ। वो मैं क्यों कह रही हूँ? वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, और उसमें भी जो सबसे यू नो इन्फ्लुएंशियल राइटर है ऑफ दैट टाइम, व्हिच इज एडम स्मिथ। तो ही टॉक्ड अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर, और वही डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो बनता है द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड as well as the kind of rationality and the kind of general management, control oriented general management, जो कि फिर बाद में वेबर और फ्यूल ने भी सजेस्ट किया था।
तो उसका जो हिस्टोरिकल लिंकेज है वो मिलता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के साथ। और जो हम अब स्टडी कर रहे हैं दैट इज द ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, इसका क्लासिकल इसका जो हिस्टोरिकल लिंकेज बनता है वो बनता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बाद, ठीक है। एक 19th सेंचुरी अप्रोच है, ठीक है। 19th लेट 19th सेंचुरी अप्रोच, अर्ली 19th सेंचुरी अप्रोच है आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस की ही मूवमेंट है जो कि बाद में जिसका लिंकेज बनता है बेसिकली ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट के साथ, क्योंकि उस वक्त जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस की मूवमेंट ने बात की थी अबाउट एस्टैब्लिशिंग द एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स, ठीक है। सो गोइंग बियॉन्ड जस्ट एस्टैब्लिशिंग और the organizational structures, industrial relations establishes the employee relationship. And why is that required? To basically keep the employees uh, uh, considered as part of the organization and to engage them at a deeper level, ठीक है। Engage them socially, engage them in the organization as people and not just as parts of a certain machine. ये याद रखें कि ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस की जब मूवमेंट शुरू हुई तो ये एक सोशल मूवमेंट थी, ठीक है। तो वो उसका एक लिंकेज बनता है, ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस की मूवमेंट को भी आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये है हिस्टोरिकल लिंकेज। और बाद में भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस की जो ये एक हिस्टोरिकल लिंकेज है, यही यूरोप में ज्यादा डोमिनेंट रही है। ऑल्दो इन अमेरिका जो ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट है विच इज स्टार्टेड बाय द वर्क ऑफ एल्टन म्यो, देन इट बिकेम मोर पॉपुलर, बट इनकी लिंकेजेस भी डिफरेंट हैं, ठीक है। तो आपकी जो क्लासिकल जो आपका ये क्लोज रैशनल सिस्टम्स है और क्लासिकल थिंकिंग है मैनेजमेंट में, उसकी क्लासिकल इकोनॉमिक्स के साथ लिंकेज है। और जो आपका ये वाला सिस्टम है, जो आपका ह्यूमन रिलेशंस की अप्रोच है, इसकी लिंकेज है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के साथ, ठीक है। सो एक तो ये इनका एक मेजर डिफरेंस है कि इनकी हिस्टोरिकल लिंकेजेस डिफरेंट है। ऑफ कोर्स इनके टाइम फ्रेम्स जो मैंने आपको बताया कि वो डिफरेंट हैं। ये जो है ये वो वाला टाइम है विच इज द टाइम बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड, जनरली स्पीकिंग। ये टाइम जो इसकी इसकी एवोल्यूशन का टाइम है, इट प्रीडेट्स द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ये प्रीडेट्स द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बाय द टाइम जहाँ ये रियलाइज किया गया कि जो लोग हैं उनकी इम्पोर्टेंस है और उनकी जो द वे दे लिव देयर लाइफस्टाइल्स, उनकी मेंटेनेंस कितनी इम्पोर्टेंट है। दो वर्ल्ड वॉर्स के बाद फिर जाके ह्यूमैनिटी ने ये जो था रिकग्नाइज किया, इसीलिए प्रोबेबली इस चीज को ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट को जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंस मिली, इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस मिली even in America, which was more focused, by the way, which was more focused on getting the work done rather than the quality of the work or what impact it was having on the people. अमेरिका में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वो टाइम फ्रेम ऐसा था जहां पे फिर ये ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट को भी इंपॉर्टेंस मिली आफ्टर द एंडिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो दोनों वर्ल्ड वॉर्स जब गुजर चुकी थी तो ये बात रियलाइज की कि ह्यूमन एस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको इंपॉर्टेंस मिली and it flourished as an idea, which was very different from the idea established by the classicals, ठीक। देखें, इसकी फिलॉसफी बहुत ज्यादा डिफरेंट है क्योंकि ये सोशलाइजेशन और एंगेजमेंट में बिलीव करती है। तो इसलिए इसके अंदर बेसिकली जो तीन फैक्टर्स स्टडी किए जाते हैं, यहाँ पे मैंने सोशलाइजेशन एंड एंगेजमेंट रखी हुई है। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि इस फिलॉसफी में तीन तरह के फैक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, सोशल, पर्सनल और कल्चरल, ठीक है। तो इसके सोशल में यानी कि ग्रुप डायनामिक्स, पर्सनल में यानी कि पर्सनैलिटी फैक्टर्स, okay, the personality factors of the workers, that also becomes an important area of inquiry under this human relations approach. And also the cultural, which includes the leadership, right? How the leadership establishes the kind of cultural ambience and environment in which the people can work better.
तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एंड देन अगेन अब आप देखें इसी का आगे अगर आप चीज़ देखें तो ये प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोल का जो एस्पेक्ट था, इसमें कंट्रोल वाज़ एस्टैब्लिश्ड थ्रू एक्सट्रिंसिक मोटिव्स, व्हिच मीन्स यू नो मॉनेटरी इंसेंटिव्स मोस्टली या बेनिफिट्स एटसेट्रा। और यहाँ पे जो आपकी एंगेजमेंट है वो इट इज बेस्ड ऑन द इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्चुअली लाइकिंग द वर्क इटसेल्फ। So you see the difference. At one place you're talking about the intrinsic factors, excuse me, the extrinsic factors, and the other on the other level इन दी उसके बाद इंट्रिंसिक फैक्टर्स को भी इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हुई। अब देखिए इसकी आप एग्जांपल्स दें कि ये चीज़ एल्टन म्यो ने जो थी ये एस्टैब्लिश की कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, अलोंग विथ सी ही वाज द वन हु फॉर द फर्स्ट टाइम टेस्टेड इट, that is it that the external factors are important, and when he tested it in the banking environment, he found that no, the intrinsic factors are actually more relevant. अगर आप इंडिविजुअल की को सेपरेटली रिवॉर्ड करने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से कि यू सी साइंटिफिक मैनेजमेंट ने सजेस्ट किया था, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैव द इम्पैक्ट। ठीक है, तो सिमिलरली आप ये बताएंगे कि ये एंगेजमेंट्स कितनी ज्यादा जरूरी हैं, और इसी तरीके से आप बात करेंगे अबाउट द concept of communication as it was established by Chester I. Bernard. You know that there needs to be more communication between the executives and between the people working at operational level. So examples मुझे दे के बताएं। अच्छा जी, अब उसके बाद इसके अलावा आप इसमें बात कर सकते हैं ओरिएंटेशन की भी। ठीक है, अब जी जो ओरिएंटेशन की आप बात कर रहे हैं ये इंटरनल जो है वो आप ओरिएंटेशन की बात कर रहे हो, लेकिन लेकिन देखिए यहाँ पे अभी अभी जो ये सिस्टम है, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक और एस्पेक्ट से भी एक्सप्लेन करूंगी। ये सिस्टम्स जो हैं ये अभी हम बात सिर्फ नेचुरल सिस्टम्स की कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को पर से जो है इवन द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच कोई उनको फोकस नहीं करती कि एक्सटर्नल कंडीशंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो अगला जो आपका अप्रोच है कंटिजेंसी अप्रोच उसको फोकस करेगी। ये दोनों अप्रोचेस जो हैं ये इनवर्ड लुकिंग है, लेकिन यहाँ पे बात हम जो है वो बिल्कुल क्लोज सिस्टम्स की कर रहे हैं, दोज विच आर trying to establish the standardizations, या इसको आप the other way of looking at it or calling this in another way is the formal structures, right? यानी कि formal structures, standardization, formalization, you know, internal integration, ठीक, yes, the locus of control, the span of span of control etc. ये सारी चीजें जो हैं ये establish करती हैं आपकी control, फॉर्मल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो ये फॉर्मलाइजेशन या फॉर्मल सिस्टम्स पे ही फोकस करती है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स, फॉर्मल स्ट्रक्चर्स डिजाइन किए जाएं। अब जब आप टीम वर्क या एचआर डेवलपमेंट की बात करते हो तो सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर्स को नहीं देखते, आप इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स को जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी के भी स्टडी करते हैं, इसकी कोहेजन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज इट डूइंग टू द पीपल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, हाउ इज इट बीइंग परसीव्ड बाय द टीम, ओके, हाउ इज इट हेल्पिंग द टीम टू इवॉल्व। ठीक है, जो उसकी नेचुरल वेज ऑफ वर्किंग है उनको एनहांस करने के लिए स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं, नॉट जस्ट टू एस्टैब्लिश कंट्रोल। यही बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे आप इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स को टोटली जो इनफॉर्मल वर्किंग सिस्टम्स हैं, देखिए इनफॉर्मल इसलिए कहा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे इससे पहले कहा कि इट इज टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी, ठीक है, इट इज टॉकिंग अबाउट ग्रुप डायनामिक्स। अब पर्सनैलिटी जो मर्जी बाहर के स्ट्रक्चर इंसान बना ले, कौन किसका बॉस है ये एस्टैब्लिश आप कर भी दें,
तो उससे पर्सनैलिटी तो नहीं चेंज होती ना, पर्सनैलिटी इज टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट। इसी तरह बिहेवियर एक टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो इनफॉर्मल के हिस्से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। इसी तरह देखो जो वेबर है, अगर आप वेबर की आप थ्योरी देखें तो वो कहता है कि नहीं, पीपल शुड थिंक ओनली इन टर्म्स ऑफ द रैशनल वे, एक इम्पर्सनैलिटी वो लेके आए। और कई दफा ये मुमकिन नहीं है, और अगर मुमकिन हो भी तो not necessarily that it is going to increase productivity. You know, it is going to, because human creativity in itself is a productive resource. ये यहाँ पे इस बात को रियलाइज किया गया। तो यहाँ पे आपके यहाँ जो आपकी, ये इसलिए भी हम इसको एक पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन changed by not only looking at the formal structures but also considering the informal structures related to the team development, the internal factors। और इसको भी आपने जो है वो मोटिवेशन के साथ जो है टाई अप करें और बताएं कि जो है आपके मैस्लो ने या आपके जो है वो है हर्सबर्ग ने इसके बारे में जो है उनकी क्या थिंकिंग थी, जस्ट टू गिव सपोर्ट टू योर आइडिया कि जो ये राइटर्स थे इन्होंने दे टॉक्ड अबाउट इंटरनल कोहेशन। नाउ इसको मैं थोड़ी देर के बाद में जाऊंगी। स्ट्रक्चर मैंने आपको यही बता दिया है कि इसका स्ट्रक्चर ज्यादा मैकेनिस्टिक है, which means that people are also being treated as part of that well oiled machine, वो तो बात मानते हैं। वेयर एज यहाँ पे इसको हम ऑर्गेनिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इट डेवलप्स ऑन इट्स ओन एज वेल, इट इज नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, इट डेवलप्स ऑन इट्स ओन। सो वर्किंग अलोंग विद अ पर्सन्स own God given capacities and cultures, the features of the larger culture which will necessarily seep into the organization, उसी को enhance करके किस तरीके से productivity बढ़ाई जा सकती है, ये human relation movement इसको consider करती थी in an organic way, not just the mechanistic way, but in fact trying to establish those kind of systems which enhance this natural way people respond। ठीक है, सो इसलिए ये इसका जो डिजाइन है वो अडेप्टिव और यू कैन से कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है, मोर अडेप्टिव, नॉट जस्ट जेनरिक, नॉट जस्ट looking at it in terms of tasks, but looking at it in the way people can establish, broaden their work and look at work in a larger, you see, in a larger context। So that's why ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, शायद यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इसमें आप जरूर ये लिखे अबाउट दी, ये यहाँ पे जो स्टाइल है, मैकेनिस्टिक जो स्टाइल है, लीडरशिप स्टाइल है, मैंने यहाँ नहीं मेंशन किया, लेकिन आप लीडरशिप स्टाइल को भी एज डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं। लीडरशिप स्टाइल जो है वो नेचुरल जो आपकी ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट में है, दैट इज पार्टिसिपेटरी। सो पार्टिसिपेटरी लीडरशिप स्टाइल which was very much suggested, ठीक है, पार्टिसिपेटरी लीडरशिप स्टाइल जो कि रेनिस लाइकर्ट ने बहुत ज्यादा सजेस्ट किया था। तो वो भी बाकी लोग भी इन डिफरेंट वर्ड्स उसी को सजेस्ट कर रहे हैं, दिस पार्टिसिपेटरी लीडरशिप स्टाइल और द डेमोक्रेटिक स्टाइल रादर देन अथॉरिटेरियन। सो ये जो मैकेनिस्टिक है ये अथॉरिटेरियन हो जाता है, वेयर एज ये पार्टिसिपेट जो आपका नेचुरल सिस्टम्स हैं, जो आपका ह्यूमन रिलेशंस है, ये सजेस्ट करते हैं पार्टिसिपेटिव स्टाइल, सो दैट द पीपल कैन एंगेज। वो मैंने पहले बात एंगेजमेंट की ना, यहाँ पे एंगेजमेंट लिखा था, लेकिन आप इसको एज अ लीडरशिप स्टाइल्स को में भी डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे क्लासिकल्स जो हैं वो अथॉरिटेरियन और न्यो क्लासिकल्स या ह्यूमन रिलेशंस वाले जो हैं वो उसको जो है वो एक पार्टिसिपेटरी स्टाइल को सजेस्ट करते हैं। नाउ ऐसा देखें, जो एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी है, नो डाउट वो तो एक ऐसी चीज है जो कि फोकस करती है आपकी अम, जो आपका कंट्रोल सिस्टम्स वाला आपकी क्लासिकल राइटर्स हैं वो एफिशिएंसी को प्रमोट करते हैं। और यहाँ पे जो प्रमोट किया जा रहा है, जो इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया बन रहा है,
वो लॉयल्टी एंड वर्क प्रेफरेंस को दिया जा रहा है, ठीक है? अब आप यहाँ देखो, और यही सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप कंसिडर करते हो कि क्या ये वाक़ई एक पैराडाइम शिफ्ट है, तो जब आप देखो कि इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया जो है, उसके अंदर चेंज आया, तो देन वी कैन रियली से दैट येस, इट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड व्यू, बिकॉज़ you are not just considering efficiency any longer. You are also looking at the workers, satisfaction and loyalty, work satisfaction. अब work satisfaction जो है, क्या वो does it increase efficiency as well? Now that is something जो कि एक बड़ा ही contentious सा issue है, कि क्या जो आपके लॉयल वर्कर्स हैं वो एफिशिएंसी को भी बढ़ाएंगे। अब ये मैं अब नेक्स्ट जो चीज आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसमें यही हम चीज डिस्कस करेंगे कि क्या इस सबसे एफिशिएंसी बढ़ सकती है, जब व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट वर्कर्स, not just that they shirk work like in theory X and Y by Douglas McGregor, but that they may like work for its own, for its own self. So, would that then motivate them so much that they will start working a lot? They will not be exploitive at all. The workers will not be exploitive at all because they like their work to that extent. Uh, well, then ये एक contentious area है, क्योंकि देखिए बात ये है कि एफिशिएंसी को मेजर करना बहुत आसान काम है, ठीक है? एफिशिएंसी कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना टाइम लगा, ठीक है? टाइम को मेजर करना बहुत आसान है, सैटिस्फैक्शन को मेजर करना तो बहुत मुश्किल है ना। वो तो फिर यही है कि आप वो लाइकेट स्केल्स यूज़ करके और एक एक ओपिनियन बेस्ड एस्टिमेशंस कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी इसकी डायरेक्ट मेजरमेंट जो है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट हैविंग सेड दैट, ये जो अब एस्पेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ये कि क्या ये एक जो डिफरेंसेस क्रिएट किए गए, वो कैन वी कंसिडर इट एज अ टोटली न्यू वर्ल्ड व्यू? यस, एंड द आंसर वुड बी, यहाँ से तो आपको यही चीज लगती है कि इट मे बी इट कैन बी, क्योंकि इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया चेंज हो रहे हैं। अब इसको आंसर करने का एक और तरीका ये हो सकता है दैट यू लुक एट इट फ्रॉम द सिस्टम्स पर्सपेक्टिव, ठीक है? और इसमें मैं आपके साथ जो है शेयर करना चाहती हूँ, ये वाला भी मैं आपके साथ आर्टिकल इससे पहले शेयर कर चुकी हूँ। इसको दोबारा से देखो, मैंने यहाँ पे इसको हाइलाइट भी किया हुआ है, ये वाला जो आपका बेकर और ब्रांच का आर्टिकल है। इसमें वो इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द सिस्टम्स पर्सपेक्टिव। देखिए, मैंने सिस्टम्स पर्सपेक्टिव में आपको ये बताया कि क्लोज, अगर आप इसको एक सिस्टम्स पर्सपेक्टिव में देखें, तो जो क्लासिकल आपके राइटर्स हैं, उनके काम को आप कंसिडर करेंगे एज अ क्लोज्ड सिस्टम। ओके, व्हाई अ क्लोज सिस्टम? व्हाई क्लोज सिस्टम? वो है जिसके अंदर इनपुट्स, थ्रूपुट्स, आउटपुट्स, जस्ट लाइक एज अ मशीन, ठीक है? जो इनपुट्स है वो भी रेगुलेटेड, कंट्रोल्ड है, ठीक? थ्रूपुट्स जो है वो भी उनको ऐसे टास्क्स में डिवाइड किया गया है, वर्क को इस किस्म के टास्क में डिवाइड किया गया है, जो कि आपके फिजिकल आउटपुट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से टास्क की इतनी माइन्यूट डिवीजन कर दी गई है कि वो आउटपुट को ही डिटरमिन करता है, ठीक है ना? डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक? सो इसलिए इनको हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं, कई दफा रैशनल सिस्टम्स भी कहते हैं, क्योंकि रैशनैलिटी का मतलब वो चीज है जो कि प्योरली डिटरमिन्ड बाय द साइंटिफिक अप्रोच, प्योरली डिटरमिन्ड बाय लॉजिक, प्योरली डिटरमिन्ड बाय लॉजिक, ठीक? के व्हाट, यानी कि कॉस्ट बेनिफिट, व्हाट कॉस्ट कौन सी है और उससे बेनिफिट कितना मिल रहा है, एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो एक एस्पेक्ट जो है वो ये भी है कि आपकी जो आपके क्लासिकल राइटर्स हैं, दे आर कॉस्ट फोकस्ड, दे आर रैशनल, दे आर कॉस्ट फोकस्ड, दे आर एम्फसाइजिंग ओनली ऑन प्योर लॉजिक। अब जो आपकी ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट है, उसमें ये पता किया कि
क्योंकि ज्यादातर जो प्रोडक्शन है वो तो लेबर प्रोडक्टिविटी है, और जो लेबर है वो सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, नहीं, it is not just a factor of production, rather human beings have certain internal capacities, they also have certain limits, so rationality also has a limit, ठीक है। सो वो आइडिया अगर आप इनके काम को स्टडी करें तो द आइडिया ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी इज आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड बाय मेनी, और ये अंडर करंट है जो सारे बड़े राइटर्स हैं जिनकी मैंने आपको नाम लिए, दे आर ऑल हैविंग दिस अजम्पशन ऑफ बाउंडेड रेशनैलिटी के रेशनैलिटी की लिमिट्स होती हैं, ठीक है। लोगों को जब कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर कर रहे होते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है कि जिसके बाद पीपल आर अनएबल टू कंपेयर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आर द कॉस्ट एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, देयर फीलिंग्स, ओके, देयर परसेप्शंस, दे कम इनटू प्ले एज वेल। तो ये जो आइडिया है कि रेशनैलिटी हैज इट्स लिमिट्स, उसके बाद ही चीज फिर आपकी जो है वो it's going to then impact the जो प्रोडक्टिविटी है उसको वो इम्पैक्ट करेगी, ठीक है जी। सो ये नेचुरल सिस्टम्स का हिस्सा बन जाती हैं, ओके। अब जो यहाँ जो आपकी ह्यूमन रिलेशंस है, इट वर्क्स अलोंग द नेचुरल सिस्टम्स पर्सपेक्टिव, और वो नेचुरल सिस्टम्स पर्सपेक्टिव क्या है, द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, द हार्ट्स ऑफ पीपल, not just their ability to rationalize, which again ये एक informal social relationships है which are part of this human relations movement। ये वो वाली aspects हैं जो कि natural systems के aspects हैं जो कि इससे पहले study नहीं किए गए, ये और ये है biological systems as well, ठीक, natural systems from the natural world as well। सो अगेन आप ये देखें कि ये वो चीजें हैं जिसमें पहली दफा ये एक्सेप्ट किया गया कि हर चीज कंट्रोल नहीं की जा सकती, इसलिए भी एक पैराडाइम शिफ्ट है। ये कंट्रोल सिस्टम्स नहीं है, ओके, ये जो नेचुरल सिस्टम्स हैं इनको you can work alongside them, you can, it is possible to enhance these or to utilize these already pre-existing personality traits, pre-existing cultural factors, pre-existing social networks for the benefit of the organization, ठीक है। लेकिन how, through engagement, इसलिए हम इसको एक पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं, ओवर टाइम हम इसको एक पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं व्हेन वी आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ सिस्टम्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसको जब हम सिस्टम्स पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो भी हमें नजर आएगा कि एक जगह हम उस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए उसको एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट बना रहे हैं जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों की मूवमेंट्स को, लोगों की थिंकिंग को, लोगों की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है विद इन दिस सिस्टम बाय एस्टैब्लिशिंग द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, बाय एस्टैब्लिशिंग द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स, and by establishing the kind of monitoring and programming and formalization and rules and regulations which is going to control the people, because it is assumed that the system can be controlled, it can be totally controlled, and by controlling the system you will be able to get the highest level of efficiency, right, highest level of efficiency and highest level of security and stability। और वही चीज उसके effectiveness criteria भी थे। अब जब effectiveness criteria उससे change होंगे, ठीक है, और ये human relations movement में ये change हुए क्योंकि ये बात establish की गई, एल्टन म्यो ने भी establish की और बाकी सारे authors ने भी establish की, that rationality has its boundaries, ठीक है, वो सिर्फ applicable है to the menial work and that too to a certain extent, that which can be replaced by the machines। but at the end of the day अगर उससे ज्यादा productivity बढ़ानी है तो वो सिर्फ human
जो है वो कैपेसिटी से ही बढ़ी जा सकती है, उसकी इंजेन्युइटी से, उसकी जो है इनोवेटिवनेस, और उसके लिए ह्यूमन एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप ह्यूमन एंगेजमेंट की बात करते हो, तो देन यू हैव टू लुक एट देयर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, you have to look at the social factors, you have to look at the cultural factors. So in this natural system, in this natural system, the complete control is not possible. So therefore, in this natural system, to say that only cost is going to be the only effectiveness criteria, no. It is going to, the effectiveness criteria themselves are going to change, and that is why you called it as a paradigm shift. देखो, पैराडाइम शिफ्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए ये दोनों बातें तो मैंने आपसे की ही, लेकिन आप इसको आप उसको आप इसको, इसके जो डिफरेंट फैक्टर्स है और इसकी जो डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस हैं, उस हिसाब से तो आपने इसको डिस्कस करना ही है। व्हाट आर यू नो इनकी व्हाट आर देयर डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ देयर of the focus of each of these two different uh, of these classical and neoclassical approaches. तो इन दोनों अप्रोचेस की जो डिफरेंसेस हैं, ये तो आपने एस्टैब्लिश करने हैं, और इसको आप इसकी जो डिफरेंट जो फोकस पॉइंट्स हैं, उसको आपने डिस्कस करना है बाय गिविंग एग्जांपल्स from the influential writers in both these areas. ये तो ऑलरेडी आपके साथ में एस्टैब्लिश कर चुकी हूँ। आप उसको भी दोबारा से थोड़ा बहुत सजेस्ट करें, और अगर आप उसका एक टैब्यूलर फॉर्म में बना सकें तो बहुत ही अच्छा है। ये मैंने बिल्कुल इसको शुरू किया है। इसी टेबल को आप फर्स्ट पार्ट में जो है वो इसको ब्रॉडन कर सकते हैं, लेकिन विद एग्जांपल ज़रूर ब्रॉडन कीजिएगा, ठीक है? इसी ये दोनों इसको उठा के यहाँ से आप इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको इसमें जो है वो लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में बताया, ठीक है? मैंने इसके अंदर आपको यू नो जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो उसके बारे में बताया। सो वो उस तरीके से आप इसको ज़रूर जब जब आप इसको डिस्कस करें एज़ एज़ पैराडाइम शिफ्ट, तो आप इसको लेके और इसी को जो है ब्रॉडन कर सकते हैं, और उसके अंदर सिस्टम्स की अप्रोच को पर्टिकुलरली ज़रूर लेके आइएगा, और टाइम फ्रेम को ज़रूर लेके आइएगा कि ये क्यों इस टाइम पे इन्फ्लुएंशियल हुआ, और ये जो नया था, यू सी, ये इसके बाद आया है ना, ये इसके बाद आया है, क्योंकि जो आपकी ये वाला सिस्टम था, इसकी इनएडिक्वेसीज़ को रियलाइज़ किया गया आफ्टर द 2 वर्ल्ड वॉर्स। सो इसीलिए ये इस्टैब्लिश हुआ एज अ न्यू पैराडाइम, और ये पैराडाइम शिफ्ट एनेबल हुई। अगर आई सपोज मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस ना चेंज होती, तो शायद ये जो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है, ये इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट ना होती। अब आखिरी पार्ट में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि जो आपके अ, जो जो न्यो क्लासिकल आपकी अप्रोच है, कैन वी कंसिडर इट एज एफिशिएंट? ठीक है? तो इसका जो एफिशिएंसी एस्पेक्ट है, उसको भी हम एक दफ़ा, क्योंकि वो आखिरी पार्ट है आपके असाइनमेंट नंबर 4 का, तो लास्ट पार्ट भी उसके साथ डिस्कस करेंगे। वो उसका आखिरी पार्ट होगा, ठीक है? सो आई एम ग्लैड दैट ऑल ऑफ यू आर हियर। इसको आप मैं आई विल बी पुटिंग दिस ऑन द ऑन यूट्यूब एज़ वेल, ठीक है? तो ये मैं रिकॉर्ड कर रही थी, इसको मैं अब बंद करती हूँ। तो पहला हिस्सा जो था, दैट वाज़ अबाउट द इन्फ्लुएंशियल राइटर्स, सेकंड इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन द क्लासिकल एंड न्यो क्लासिकल